नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया है। यह प्रयोग गोवा से मनोहर पर्रिकर को बुलाकर रक्षा मंत्रालय में बैठाने का है। केंद्र सरकार और राजनीति दोनों में मनोहर पर्रिकर एक गहरा और गंभीर अर्थ लिए हुए हैं। इसलिए विचारणीय सवाल है कि बतौर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की कैसी छाप छूट रही है। अपना मानना है कि रक्षा मंत्रालय में प्रभावी नेतृत्व का टोटा रहा है। अरुण सिंह, जसवंत सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस और AK एंटनी ऐसे कुछ चेहरे हैं जिनके व्यक्तित्व में यह मंत्रालय बना बिगड़ा है। अरुण सिंह ने सेना के आधुनिकीकरण में दूरदृष्टि से कई फैसले किए। जसवंत सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस की कमान में काम हुआ तो विवाद भी हुए। AK एंटनी की भली कमान में रक्षा मंत्रालय एक तरह से ठिठका ठहरा हुआ था। भारत की सेना कुल मिलाकर उसी दशा में जा पहुंची जैसे कई सरकारी प्रतिष्ठान या PSU है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बदलने के लिए ही मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री बनाया। मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री बने अधिक वक्त नहीं हुआ है। बावजूद इसके उनके फैसलों, बयानों से अनुमान लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी का प्रयोग सफल हो। यह मामूली बात नहीं है जो हथियार खरीद सौदों में पारदर्शिता लाने के लिए एजेंट प्रतिनिधियों की अनुमति पर विचार हो रहा है। फिर हथियारों में मेक इन इंडिया का आग्रह जिद्द में बदलता लगता है। विदेशी और देसी कंपनियों को भारत में हथियार बनाने के लिए जैसे मनाया जा रहा है, उससे भी सोच का पता पड़ता है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव का प्रचार चरम पर होगा तो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 3 दिन के लिए दिल्ली में होंगे। मीडिया का पूरा फोकस चुनाव प्रचार के बजाय ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल पर होगा। बीजेपी को इस कार्यक्रम का पूरा चुनावी लाभ मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में बीजेपी की चुनावी तैयारी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि 2008 के जुलाई में UPA सरकार ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि की थी और उसी साल दिसंबर में कांग्रेस तीसरी बार जीतकर सत्ता में आई थी। इस बार तो इन चुनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति आ रहे हैं और सामरिक सहयोग के साथ साथ असैन्य परमाणु संधि पर भी बातचीत होनी है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में 25 से 27 तक हर जगह ओबामा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। दिल्ली के युवाओं और मध्य वर्ग को बीजेपी की ओर आकर्षित करने का इससे बेहतर चुनाव प्रचार कुछ नहीं हो सकता है। चुनाव की घोषणा से ठीक पहले 3 ओपिनियन पोल हुए हैं जिनमें ओबामा की भारत यात्रा के असर का आकलन किया गया है और इसे बीजेपी के पक्ष में सकारात्मक बताया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता इससे खासे चिंतित हैं। उनका कहना है कि मोदी ने अमेरिका जाकर भाषण दिया तो उसे लोकसभा चुनाव में हर जगह दिखाकर बीजेपी ने उसका फायदा लिया। अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति ही भारत आ रहे हैं तो कल्पना की जा सकती है कि बीजेपी उसका कितना फायदा उठाएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद जो दांव शरद पवार की पार्टी NCP ने चला था, वही दांव जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चला। चुनाव के तुरंत बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो PDP को समर्थन देने के लिए तैयार है। जब PDP नेताओं की ओर से इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उमर 12 दिन के लिए लंदन चले गए। वहाँ से लौटे तो उन्होंने 2 काम किए। पहले तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री का पद छोड़ा और राज्यपाल शासन लगने के लिए PDP को जिम्मेदार ठहराया। उसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से समर्थन की एक चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी। उमर की बिना शर्त समर्थन की चिट्ठी के बावजूद PDP ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। महाराष्ट्र में जो गलती भारतीय जनता पार्टी ने की, वही गलती जम्मू कश्मीर में PDP नहीं कर रही है। बीजेपी ने थोड़े समय के लिए ही सही NCP का समर्थन स्वीकार कर लिया, लेकिन PDP ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को साफ मना कर दिया है। PDP के नेताओं का मानना है कि शरद पवार और उनके परिवार के लोगों की ही तरह उमर अब्दुल्ला और उनका परिवार घबराया हुआ है। उनको लग रहा है कि PDP उनके बगैर सत्ता में आती है तो 6 साल के कामकाज की पूरी फाइल खुलेगी। इसलिए अपने को बचाने के लिए वो समर्थन दे रहे हैं। लेकिन PDP ने भी तय किया हुआ है कि परोक्ष या प्रत्यक्ष किसी भी रूप में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता में नहीं आने देगी। वो खुद उनका समर्थन नहीं लेगी और उन्हें बीजेपी के साथ भी नहीं जाने देगी।
बिहार के चुनाव दस्तक दे रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसे फैसले कर रही है जैसे लग रहा है कि वो अभी सत्ता में आई है। एक तरफ बिहार में राजनीतिक अनिश्चितता है। लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद से सत्तारूढ़ दल विधानसभा चुनाव से पहले जैसे तैसे अपने को बचाने की कोशिश में जुटा है। जनता परिवार का विलय और नए नेता के चुनाव की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच चुनावी रूप से नुकसान पहुंचाने वाले फैसले हो रहे हैं। अगर राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने और अराजकता की बात छोड़ दे, तब भी सरकार के कई फैसले आम लोगों और किसानों को मुश्किल में डालने वाले हुए हैं। राज्य सरकार ने डीजल पर 2% वैट बढ़ा दिया है। इससे डीजल प्रति लीटर 3 रुपए महंगा हुआ है। हैरानी की बात है कि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि ओडिशा, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में वैट बढ़ा है। इन सभी राज्यों में पिछले साल वैट बढ़ाया गया था, यानी चुनाव होने के तुरंत बाद राज्य सरकारों ने वैट बढ़ाया। बिहार में चुनाव से ठीक पहले बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह राज्य सरकार ने नगर निकायों को होल्डिंग टैक्स स्वरूप में बदलाव किया है और तय किया है कि यदि किसी आवासीय या व्यवसायिक इमारत को किराए पर दिया जाता है तो उस पर होल्डिंग टैक्स 1.5 गुना लगेगा और अगर अक्टूबर तक नहीं भरा जाता है तो उस पर ब्याज लगाकर वसूली की जाएगी। जेडीयू के ही कई नेता मान रहे हैं कि 1992 में तय किए गए होल्डिंग टैक्स को बढ़ाने का भी सही समय नहीं है और न वैट बढ़ाने का सही समय है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। देश की पहली महिला आईपीएस व पूर्व पुलिस अधिकारी किरण बेदी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गयीं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में बेदी बीजेपी में शामिल हुई और पार्टी की सदस्यता ली। बेदी का बीजेपी में शामिल होना दिल्ली में होने वाले चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी में किरण बेदी का स्वागत है और किरण बेदी के आने से पार्टी को बहुत ताकत मिलेगी। बेदी के बीजेपी में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि हम अच्छे और विश्वसनीय लोगों को जोड़ने का लगातार प्रयास करते रहे हैं। हमें खुशी है कि किरण बेदी बीजेपी में शामिल हुई हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद किरण बेदी ने कहा कि मेरी प्रेरणा पीएम की लीडरशिप है। मैंने तय किया है कि देश की सेवा करूंगी और मेरी जिंदगी देश को समर्पित है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेसी सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर मौत की जांच में किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव से इनकार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि दिल्ली पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है। उन्होंने मीडिया से कहा कि सुनंदा पुष्कर मामले की जांच में कोई राजनीतिक दबाव नहीं है और निष्पक्ष जांच हो रही है। सिंह ने कहा कि हमारी तरफ से कोई भी निर्देश नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस जो भी करती है वो निष्पक्ष तरीके से करती है। हाल ही में थरूर ने जांचकर्ताओं पर कोई राजनीतिक दबाव डाले बिना इस मामले की निष्पक्ष और जल्द जांच की मांग की थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हाल ही में इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि थरूर इस मामले में आरोपी नहीं है। गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर की मौत पिछले साल जनवरी में दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में रहस्यमय तरीके से हो गई थी। भारत के 66वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे से पहले पीओके से 200 आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसपैठ की ताक में हैं। श्रीनगर में 16वीं कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल के.एच. सिंह ने कहा है कि पीर पंजाल रेंज इलाके में 200 आतंकी भारत की सीमा में घुसपैठ कर सकते हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि पीर पंजाल रेंज के पार 36 जगहों पर आतंकी जमावड़ा है। उधर कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों और सेना के बीच हुई मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए हैं। ये मुठभेड़ शोपियां जिले के खरोट में हुई है। देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट को घटा दिया है। आज आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कमी की है। 0.25% की कमी से अब रेपो रेट की दर 7.75% हो गई है। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि महंगाई दर में आई कमी के कारण नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव किया गया है। आरबीआई ने सीआरआर की दर में कोई बदलाव नहीं किया है और ये 4% पर बरकरार है। रिवर्स रेपो रेट में भी कोई कमी नहीं की गई है और ये दर 6.75% पर बरकरार है। नीतिगत ब्याज दरों में कमी की वजह से उम्मीद की जा रही है कि होम लोन और कार लोन सस्ते हो सकते हैं। साथ ही बैंकों के पास ईएमआई कम करने का मौका भी होगा। आरबीआई ने ये कहा है कि ईएमआई कम करने का फैसला बैंक लेंगे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर संभल कर बयान देते हैं। सीमा पर तनाव का मामला हो या सामुद्रिक सीमा में संदिग्ध नौका का मामला हो, उन्होंने हकीकत अनुसार बात की। रक्षा मंत्री ने अपने पर फोकस बनाया है और ने ये मैसेज दिया है कि अफसरी अंदाज में
काम करने वाले हैं वे। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। यूपीए राज में एक एंटनी ने सबसे लंबे समय तक रक्षा मंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन इस अवधि में सेना को लेकर कई विवाद हुए। पहली बार ऐसा हुआ है कि सेना प्रमुख की उम्र का विवाद हुआ और वो अदालत तक जा पहुंचा। पहली बार सीधे सेना प्रमुख ने रिश्वत की पेशकश किए जाने का आरोप लगाया। ये भी पहली बार हुआ कि सेना प्रमुख को कहना पड़ा कि भारतीय सेना के पास एक हफ्ते का गोला बारूद है। एक एंटनी के रक्षा मंत्री रहते हुए कोई बड़ा रक्षा सौदा नहीं हो पाया। उल्टे भारत ने रक्षा उपकरण बनाने वाली देशी विदेशी कंपनियों को काली सूची में डालने का रिकॉर्ड बनाया। नए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पर इसे बदलने की जिम्मेदारी है। सादगी पसंद, ईमानदार और IIT से पढ़े पर्रिकर को इस मंत्रालय में लाने से पहले करीब 6 महीने तक अरुण जेटली ने इसका कामकाज संभाला और इसी अवधि में इसी मंत्रालय की दिशा तय करती गई। इसी समय में सरकार ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई और निजी कंपनियों के लिए दरवाजा खोला। ये एक बड़ा नीतिगत फैसला था। मंत्रालय में आने के बाद पर्रिकर ने इसे आगे बढ़ाते हुए 2 बड़े फैसलों का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि व्यापक रक्षा नीति बन रही है और उसमें ये प्रावधान किया जा सकता है कि रक्षा सौदों में कंपनियां अपने एजेंट नियुक्त करें। ये पूरी तरह से बिचौलिए तो नहीं होंगे, लेकिन उन्हीं की तरह होंगे। इनके अलावा किसी कंपनी को काली सूची में डालने के नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। पहले भारत जिस रफ्तार से कंपनियों को काली सूची में डाल रहा था, उससे लग रहा था कि अगले कुछ सालों में दुनिया की सारी कंपनियां काली सूची में शामिल हो जाएंगी। बहरहाल मनोहर पर्रिकर के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। एक चुनौती तो सीमा पर की है। पाकिस्तान और चीन जैसे 2 ऐसे पड़ोसी हैं जो भारतीय सेना को लगातार उलझाए रहते हैं। इन दोनों की ओर से होने वाली घुसपैठ भारत में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनती रही है। बीजेपी ने भी बनाया था और अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी बनाती है। इसलिए उस मोर्चे पर बहुत सख्ती की जरूरत है। ये काम बखूबी हो रहा है। सीमा पर भारतीय जवानों और अर्धसैनिक बलों ने जिस अंदाज में जवाब दिया है, उससे वाहवाही हुई है। दूसरा मोर्चा भारतीय सेना को आधुनिक बनाने, उसे आधुनिक हथियारों से लैस करने, सेना की खुफिया एजेंसी को मजबूत करने और पर्याप्त अभ्यास आदि की व्यवस्था करने का है। तीसरा मोर्चा सामरिक सहयोग बढ़ाने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में काम कर रहे हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों के साथ सामरिक सहयोग बढ़ाने की संधि हो रही है, जिससे भारत इस इलाके में स्थायी शांति बहाली में योगदान करेगा। विवादों से बचते रहना नए रक्षा मंत्री की बड़ी चुनौती होगी। पिछले दिनों DRDO के प्रमुख को समय से पहले हटाने का विवाद हुआ और उससे पहले अरब सागर में पाकिस्तानी बोट के जरिए आतंकियों की कथित घुसपैठ का विवाद हुआ। पर्रिकर ने इन विवादों को कायदे से संभाला, लेकिन इन दोनों मामलों में ये संकेत भी मिला कि सभी विभागों में तालमेल की कुछ कमी है। इसे ठीक करने की चुनौती उनके सामने है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद रक्षा मंत्रालय की दशा दिशा पर चर्चा करेंगे। हकीकत है कि पिछले 7 महीनों में रक्षा मंत्रालय ने हथियार खरीद के जितने ऑर्डर दिए हैं उसका आकार कम नहीं है। सालों दशकों से पेंडिंग मसले सुलटे हैं। बावजूद इसके सेना के आधुनिकीकरण का काम इतना भारी है कि उसमें बहुत कुछ होना है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुब्रत भट्टाचार्य है। बोलिए, बतौर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की रक्षा मंत्रालय में छाप कैसी छूट रही है? ये सवाल हम लोग इसलिए ज्यादा है कि मेरा खुद का अपना अनुभव है कि अरुण सिंह से लेकर AK एंटनी तक का जितने रक्षा मंत्रालय में हमने मंत्री देखे हैं, उन सब के मुकाबले में ये जो नया प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी ने किया कि गोवा से लाकर किसी को बैठाया, किस तरह का होता हुआ लगता है? अरुण सिंह तो नौसिखिए थे, उनकी बात छोड़िए। एंटनी साहब ईमानदार थे और एंटनी साहब से पहले जो ईमानदार बने हुए थे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने सबसे बड़ा नुकसान किया है क्योंकि उन्होंने शक के बल पर डिफेंस मिनिस्ट्री चलानी शुरू की। हर चीज पर शक करो, करते करते हुआ ये है कि आज कोई अफसर कोई फैसला लेने को तैयार नहीं है और उसी कारण और 30 सालों से हमारे आर्म फोर्सेस के पास आज जूते भी ठीक नहीं है। वही कि VP सिंह के साथ से एक जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसके कारण रक्षा मंत्रालय में तैयारी, आधुनिकीकरण, हथियारों को लेकर सब तरह का जो मैच हुआ, हाँ, सब रुक गया। हमने बोफर्स का अच्छा खरीदा था जिसने कारगिल में अपना करामात दिखाया। और सिर्फ यही नहीं, हमारे देश में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, HAL की फैक्ट्रीज हैं, हमारा अपना उत्पादन था, वो भी रुक गया क्योंकि अब जो है ऑर्डर किसी को नहीं मिलता है। और यहाँ तक कि
अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है कि हमारे सैनिकों के पास जूते तक ठीक नहीं है। जी, तो उस नाते अभी इस सरकार में आने के साथ में और नए रक्षा मंत्री ने साथ में जिस तरह के बयान दिए, जो कुछ अभी पहल हुई, उन पहल का क्या लबोलुआब निकलता है? उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही है, उन्होंने कहा है कि जो रक्षा सौदों के अंदर दलाली होती है। देखिए, रक्षा सौदे जो हैं वो एक दिन 2 दिन के अंदर नहीं होते, वो 10 सालों के अंदर होते हैं, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। तो उसमें अगर एजेंट नहीं होगा तो बेईमानी होगी ही होगी। पहले एजेंट, इस देश में एजेंट सिर्फ अलाउड ही नहीं था, भारत सरकार कहती थी कि आपके इंडियन एजेंट कौन है, उसका नाम बताइए, क्योंकि हम उसका जो है कमीशन हम डॉलरों से काट के इंडियन रुपीज में रिजर्व बैंक से दिला देंगे। ये व्यवस्था थी जो बाद में एकदम खत्म हुई, जिसके कारण शक सुबह और मतलब फैसले हो ही नहीं पाते। इसकी शुरुआत हुई बाबू जगजीवन राम के टाइम पे जगुआर डील में जी। उसके बाद मिराज जो फ्रांस ने बेचा, किसी को मालूम ही नहीं उसके एजेंट कौन था। अब एजेंट विहीन कोई डील हो गया हो, ये तो अजीब सी बात है। उसके बाद बोफर्स आया, और यहाँ तक कि आलम यह हो गया कि जिस टाइम बोफर्स हुआ, आज हम बोफर्स जैसी बंदूक बना के दुनिया में बेच सकते थे, क्योंकि कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने फील्ड गन फैक्ट्री लगाई 1980 में। वो आधुनिक फैक्ट्री है, उसको काम मिलना बंद हो गया। बोफर्स की बंदूकें आके ऊपर खड़ी हो गई। उनके शेल्स नहीं थे, उनके कारतूस नहीं थे हमारे पास जी। नहीं तो उस नाते क्या आपको लगता है कि मेक इन इंडिया वाला जो आग्रह हथियार खरीदने के साथ में अमेरिकी कंपनी या इजराइल ये यहाँ आकर बनाने का काम करेंगे क्या? मत भूलिए कि हमारे देश में जब आजादी आई तो 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थे जी। और उन 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ईस्टर्न थिएटर, नहीं, लेकिन वो सारी बातें पूरी सप्लाई इंडिया से हुई थी। नहीं, फिर भी मेरा ये कहना है कि अर्जुन आज कहा जाता है हमारे सोल्जर गए थे वहां पर, सोल्जर जरूर गए थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है हमारे देश की 4th आर्म ऑफ डिफेंस। नहीं, वो देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, लेकिन अर्जुन टैंक को लेकर जिस तरह का इतना लंबा प्रयोग हुआ, या ये छोटे जो है ट्रेनी जो जेट को लेकर जितनी दिक्कतें हुई है, मतलब आपको फिर अंततः इंजन बाहर से लाना पड़ रहा है, ये पुर्जे जोड़ जाड़ के बनाना पड़ रहा है। हमारी जो बड़े जो सचमुच में जो कॉम्प्लिकेटेड है, हमारी फील्ड गन 105 फील्ड गन जेन्स के अंदर घुसी, हमारी ईशापुर राइफल वो विश्व में विख्यात हुई, और भी चीजें थी। ये तो कह रहा हूँ कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो लड़ी गई, पूरा हथियार ईस्ट का, जापान से लड़ने का पूरा हथियार पूरे एलाइज का इंडिया ने सप्लाई किया था जी। तो उस नाते फिर आपका मानना है कि इस मामले में 18 से लेकर 41 ऑर्डर नहीं, लेकिन आपके अभी की मौजूदा हकीकत के अंदर क्या जो आधुनिक तकनीक है, जो कि अमेरिका और ये बड़े देश जो यूरोपीय देश देने से हिचकिचाते हैं, वो क्या मान जाएंगे अंततः कि भाई भारत में हम लोग साझे उसमें उत्पादन चालू किया जाए? अब क्या कहा जाए, अभी तो आपने सारस्वत साहब को नीति आयोग का मेंबर बनाया है जी। सबसे बड़ा अगर कहीं पर फेलियर हुआ है वो हमारे डिफेंस रिसर्च का है जी। अगर आपने अर्जुन टैंक का आपने जिक्र किया, मैं ही था जिसने 1980 में इसको उजागर किया था कि टैंक अब बना नहीं पा रहे हैं और खरीद भी नहीं रहे। हाँ, नहीं रहे, खरीदे। तो उससे ये इस तरह की कई बातें जो रही है वो एक तो खरीद को लेकर भी कमी रही है, उत्पादन को लेकर भी करी रही है। परंतु उसमें ये क्या नई अप्रोच मनोहर पर्रिकर क्या प्रभावी ढंग से इस पर अमल करवाते हुए लगते हैं? क्या आपको उनसे आशावाद क्यों बनता हुआ? आशा इसलिए बनती है क्योंकि उन्होंने ईमानदार से कहा है जी। क्योंकि पहली बात तो सबसे बड़ी बात जो है, मनोहर पर्रिकर IIT इंजीनियर है जी, वो इंजीनियरिंग समझते हैं जी। और उन्होंने देखा होगा कि भाई हमारी कितनी बड़ी क्षमता है। 41 फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के, हिंदुस्तान एरोनॉटिक के, हमारे डॉकयार्ड्स, डिफेंस डॉकयार्ड्स आज कहा जा रहा है प्राइवेटाइज किया जाएगा जी। मैं जानना चाहता हूँ कौन सी प्राइवेट कंपनी जी डिफेंस प्रोडक्शन में? वही तो ये है कि टाटा से लेकर ये दिलचस्पी ले रहे हैं, इक्विटी जो है, इक्विटी का पैसा लगाने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि रिसर्च सरकार करके दे जी, नहीं बाहर से तकनीक लेकर आए, बाहर से R&D को लेते हुए आप सहयोग करके बनाए, सब आ जाएगा जी। परंतु ये है कि हमारी प्राइवेट कंपनीज जो हैं जी, वो अपना पैसा लगाने को ठीक तरह से दिल खोल के, तो उस नाते सरकार की ये कोशिश ज्यादा सफल नहीं होगी। ज्यादा सफल तभी हो सकती है जब विदेशी कंपनियां आके तैयार हो, ये करना पड़ेगा। विदेशी कंपनियां भी आई थी जी, BAE आई थी यहाँ पर जी, महिंद्रा के साथ। नहीं तो आप क्या हुआ? नहीं क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ जी? हाँ, उन्होंने कहा कि भाई आप हमें जो है ज्यादा हिस्सा दीजिए कंपनी के अंदर, और अगर नहीं देते तो हम आपको नहीं, तो वो तो विदेशी पूंजी तो ज्यादा अलाउ कर दिया इन्होंने, परमिशन अनुमति दी है, अब अलाउ किया है, परंतु कितने टेक्नोलॉजी आती है वो देखने वाली बात है। परंतु ये है कि हमें सक्षम होना पड़ेगा। मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि कोई और देश
इतना इंपोर्ट नहीं करता है जितना हम करते हैं। इसलिए और इसलिए मैं उनकी श्रद्धा करता हूँ, हाँ। क्योंकि हमें इंपोर्ट के साथ साथ पहले हम लोग इंपोर्ट के साथ साथ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट भी करते थे जी। कि अगर आपने 50 हमें टैंक बेचने हैं तो 25 आप बना के भेजिए, 25 हमें बनाने के लिए यहाँ पर वो दीजिए, आधार टेक्नोलॉजी बनाइए। दीजिए, ताकि जो 91वां जो तो होगा वो हिंदुस्तानी होगा। तो आपका मानना है कि ये जो आग्रह दो बातों का है कि एक तो कि रक्षा हथियारों के सौदों में एजेंट और दलाल उनकी अनुमति मिलेगी, पारदर्शिता उससे होना आएगी चाहिए क्या? उससे पारदर्शिता हमें अगर मालूम हो कि मिस्टर एक्स जो हैं ये दलाल हैं जी, हाँ, तो हम उन पर निगरानी रखेंगे कि उनकी हरकतें क्या हैं जी, हाँ, मतलब एक तरह ट्रांसपेरेंट अंदाज में काम होगा। हाँ। और उनको क्या पैसा दिया जा रहा है, भारत सरकार तय करेगी कि इतना % कमीशन होना चाहिए, तो ठीक है भैया, इतना % कमीशन अपने आप में आपके अनुसार ये सब जो चीजें ये नएपन का एहसास कराते हैं या ये सचमुच में भी केवल बातें लगती है? करप्शन होता कैसा है जी, होता ऐसे है कि जहां पर दलाली होनी चाहिए 100 रुपए की, वहां पर दलाली विदेशी कंपनी दे देती है 200 रुपए की, और जो एक्स्ट्रा 100 रुपए होता है वो बांटा जाता है। हाँ, मतलब उस सब व्यवस्था को एक पारदर्शी बनाने के हिसाब से ये जो घोषणा और ये फैसला आपके अनुसार ठीक है? इन्होंने ठीक ही नहीं है, वो अति उत्तम है, और इन्होंने कहा है कि फरवरी के महीने में कर देंगे। अगर कर देंगे तो हिंदुस्तान फिर से अपने पुराने जगह पे वापस जाएगा। जी सुबोध जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।